हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस 31 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन वैसे तो बहुत टाइम पहले ही आ गई थी, पर मुझे थोड़ा आज मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल लेट ही सही, पर मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ वीडियो। तो चलिए इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। प्रोटेस्टिंग अ फंडामेंटल राइट, यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी। देखो यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी है, उसने बोला है कि देखो प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है। अब उसने ऐसा क्यों बोला? देखो हमें भी पता है कि जब वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हुए थे, पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड हुई थी, रेशियल जस्टिस की डिमांड हुई थी, उसी के बाद से क्या हमने देखा कि डेवलपमेंट आई है हर एक कंट्री में। जो यूएन ह्यूमन राइट कमेटी है वो 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की बॉडी है, जो क्या करती है, देखती है कि जो इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है उसका कितना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा कौन करती है? यूएन ह्यूमन राइट कमेटी क्या करती है? मॉनिटर करती है कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है। अब हम ये पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ये है क्या। देखो ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है, जिसमें है कि हम वेरियस रेंज ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का क्या देते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, इसके अंदर 3 तरह के क्या हैं? कॉवेनेंट हैं। एक तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, साथ में इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। थर्ड इसमें है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरलिज्म। वो कंसीडर किए जाते हैं द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो ICCPR का आर्टिकल 21 है वो गारंटी करता है कि हाँ आप राइट टू पीसफुली असेंबल। आपको पता है इंडिया का भी आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी में भी है कि हम असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म। तो यही आर्टिकल 21 है जो कि इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, वो भी बोलता है इट गारंटीज द राइट टू पीसफुल असेंबली। ये यूएन जनरल असेंबली ने ये जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, यूएन जनरल असेंबली ने इसे 1966 में अडॉप्ट किया था और इंडिया ने इसे रेटिफाइड किया था कन्वेंशन को 1979 में। ठीक है, सो गाइस ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि ICCPR है क्या। अब यूएन ह्यूमन राइट कमेटी ने क्या पॉइंट्स हैं जो अभी उठाए हैं, उन्होंने बोला है कि इट इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट फॉर पीपल टुगेदर टू सेलिब्रेट और टू एयर ग्रीवेंसेस। ये ह्यूमन राइट का एक फंडामेंटल राइट है। अगर कोई पर्सन हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, अगर वो किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं या फिर जो भी वो प्रॉब्लम्स फेसेस कर रहे हैं, अगर वो उन्हें आप गवर्नमेंट के सामने शोकेस कर रहे हैं, तो वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। चाहे वो पब्लिक में करें या प्राइवेट स्पेसिस में करें, आउटडोर्स, इंडोर्स या ऑनलाइन, किसी भी तरह करें। ठीक है, एवरीवन इसके अंदर कोई भी क्या कर सकता है? प्रोटेस्ट कर सकता है। चिल्ड्रन, फॉरेन नेशनल्स, वुमेन, माइग्रेंट वर्कर या सो असाइलम सीकर्स, रेफ्यूजर्स, कोई भी एक्सरसाइज करता है राइट ऑफ पीसफुल असेंबली। ठीक है, गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट को प्रोहिबिट नहीं कर सकती बाय मेकिंग जनरलाइज रेफरेंसेस टू पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी और एन अनस्पेसिफाइड रिस्क ऑफ पोटेंशियल वायलेंस। ठीक है, इनके नाम पे ये नहीं गवर्नमेंट क्या कर सकती? प्रोटेस्ट को प्रोहिबिट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ना ही इंटरनेट नेटवर्क को ब्लॉक कर सकती और ना ही किसी वेबसाइट को क्या कर सकती? क्लोज कर सकती, बिकॉज ऑफ देयर रोज इन ऑर्गेनाइजिंग और सोलिसिटिंग अ पीसफुल असेंबली। ठीक है, ये बोल के कि भी हमारा रोल है कि हम एक पीसफुल सोसाइटी को बनाए रखने के वजह से ये नहीं बोल सकती कि वो इंटरनेट नेटवर्क को ब्लॉक कर दे या फिर किसी वेबसाइट को क्या कर दे? क्लोज कर सकते। ठीक है, जो जर्नलिस्ट या फिर जो ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर्स हैं उनके पास राइट है कि वो मॉनिटर कर सकते हैं एंड डॉक्यूमेंट एनी असेंबली इंक्लूडिंग दोज दैट आर वायलेंट एंड द लॉफुल, सॉरी अनलॉफुल। अब आपके इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं राइट टू प्रोटेस्ट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि आर्टिकल जो हमारा 19 क्लोज 1 का सब क्लोज बी है वो एश्योर्स करते हैं सिटीजन द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, इन 2012 सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान इंसिडेंट, जब याद करो अन्ना हजारे जी बैठे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि राइट टू असेंबली एंड पीसफुली प्रोटेस्ट क्या है? फंडामेंटल राइट है। सो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस लैगिंग बिहाइंड ऑन एक्शन अगेंस्ट मॉडर्न स्लेवरी, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट ने बोला है जो कॉमनवेल्थ नेशंस है ना, वो मॉडर्न स्लेवरी में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? बहुत पीछे हैं। देखो गाइस, कॉमनवेल्थ नेशंस कौन कौन से नेशंस हैं? इनके अंदर वो कंट्रीज आती हैं जो कभी ना कभी जो ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुकी थी। जैसे इंडिया कभी ना कभी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, उसी तरह बहुत कंट्रीज ऐसी थी जो एक टाइम पे ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुकी थी। तो वही नेशंस क्या है? कॉमनवेल्थ नेशंस में आते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। वॉक फ्री के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है जो कि एक ग्लोबल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव की जो रिपोर्ट है वो एक इंटरनेशनल NGO है। उसने हाईलाइट किया है कि हमें एक कोई मॉडर्न स्लेवरी को इरेडिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें क्या है, तो हमें अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टारगेट 8.7 है, हमें भी उसे भी 2030 तक क्या करना है? अचीव करना है। देखो मॉडर्न स्लेवरी क्या है? देखो एक नॉर्मल स्लेवरी जो पहले ज़माने में चलती थी वो आपको पता है। ठीक है, वो ऑलरेडी कब की बैन हो चुकी है? 18 सेंचुरी में ही बैन हो गई थी। ठीक है, अब
मॉडर्न स्लेवरी में क्या है, वो सिचुएशन जहाँ पे पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा है कि अगर उसको ये धमका दिया जाए कि हाँ अगर तुमने ये जॉब छोड़ी, ठीक है, या फिर उसने किसी काम को करने से मना कर दिया तो उससे या तो डरा के आप धमका के उससे काम करवा रहे हो, या किसी वायलेंस के फोर्स से करा रहे हो, या फोर्सफुली करा रहे हो, या फिर उसे क्या कर रहे हो अपनी पावर का अब्यूज़ से क्या कर रहे हो, आप उस बंदे को क्या कर रहे हो, डरा धमका रहे हो। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा मॉडर्न स्लेवरी है क्या। मॉडर्न स्लेवरी refers to the situation of exploitation that a person cannot refuse or leave because of threats, violence, coercion, deception और abuse of power। मतलब कि जो पर्सन है ना वो डर या वायलेंस की वजह से उस काम को नहीं छोड़ पा रहा। अब हमने इसमें जो ये इंटरनेशनल एनजीओ है दैट इज़ द CHRI, इसने फाइंड क्या किया, इसे को इसने देखा है जो मॉडर्न स्लेवरी है ना, ऑलमोस्ट इसने देखा है 150% में से 1% ऐसा है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में रह रहा है वो मॉडर्न स्लेवरी को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। इसमें जो 71% है विक्टिम्स के वो मॉडर्न स्लेवरी वो या तो वुमेन है या गर्ल्स है। ठीक है, मतलब कि अगर 100 लोग मॉडर्न स्लेवरी को झेल रहे हैं उसमें से 71 जो बंदे हैं वो कौन है, वुमेन है या गर्ल्स है। 1/3 ऑफ जो कॉमनवेल्थ मेंबर्स हैं वो क्रिमिनलाइज करते हैं फोर्स मैरिज को। मतलब अभी तक जो आप ज़बरदस्ती लड़कियों की शादी करवा रहे हैं वो सिर्फ 1/3 ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिसमें क्या है क्रिमिनलाइज की गई है। बाकी और में सब क्या है फोर्स मैरिज को क्या किया है, मतलब कि सही माना गया है। इंडिया में अकाउंट किया गया 1/3 ऑफ ऑल द चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो चाइल्ड ब्राइड्स हैं वो 1/3 हैं, मतलब कि अभी भी 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी होती है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी जो CHRI ने करी है। लेजिस्लेशन क्या है, मतलब कि क्या लॉज क्या हैं ज़रा वो देख लेते हैं। 1/5 अभी भी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे अभी भी कोई लॉ नहीं बनाया है, ना ही उसको क्रिमिनलाइज़ कर रखा है। और फोर्स लेबर भी क्या है अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं हुई है, कितने 35% कंट्रीज़ में। इंडिया ने जो 2011 का डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन था और 2014 का जो फोर्स लेबर प्रोटोकॉल था उसको भी रेटिफाई नहीं किया हुआ। इंडिया का बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्स है नेशनल कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा वीक है, ना ही इसके पास कोई नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है और ना ही इसके पास कोई नेशनल एक्शन प्लान है। ठीक है, सुजेशन क्या दिया जा रहा है, सुजेशन यही है कि हमें अपना क्रिमिनल जस्टिस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमें कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना चाहिए अमंग नेशनल एजेंसीज एंड अकाउंटेबिलिटी, हमें जो एक्सप्लॉयटेशन है इसे रेडिकेट करना चाहिए, हमें अपने नेशनल लॉज और पॉलिसी को क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए और उसे एनफोर्सेबल बनाना चाहिए। ये नहीं कि आपने लॉ बनाया हुआ है लेकिन आप उसको एनफोर्सेबल ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हमें एनफोर्स भी करना चाहिए, साथ में स्ट्रेंथन भी बनाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। WTO सेटअप डिस्प्यूट पैनल्स अगेंस्ट इंडियाज ऑन जापान एंड ताइवान रिक्वेस्ट। जापान और ताइवान की रिक्वेस्ट पे WTO ने क्या किया, एक डिस्प्यूट पैनल सेटअप किया है अगेंस्ट इंडिया, मतलब इंडिया के अगेंस्ट। अब क्या है, ऐसा क्या हुआ था जो कि WTO ने इंडिया के अगेंस्ट पैनल सेट किया। तो ऐसा है कि ये जो WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट जो पैनल है वो क्या देखेगा कि मोबाइल फ़ोन और कुछ जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो इंडिया इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाता है उसके मैटर में क्या करेगा, डील करेगा कौन, WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल। अभी क्या है, जो इंडिया है ना वो मोबाइल फ़ोन या जो ICT प्रोडक्ट्स हैं उस पर 10% कस्टम ड्यूटी क्या करती है, वसूलती है। किसमें, 2017 में स्टार्ट करी थी। फिर इसने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, इसको 10% और बढ़ा के फिर 20% कस्टम ड्यूटी क्या करने लगी, वसूलने लगी। तो फिर क्या है, कुछ कंट्रीज़ ने इसको कंसीडर किया कि ये तो वायलेट करे किसकी, WTO की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असेसमेंट है जो इंडिया के द्वारा साइन की हुई है उसको क्या कर रही है, वायलेट कर रही है कौन, इंडिया। फिर इंडिया ने ये बोला कि जो ये ICT प्रोडक्ट्स हैं वो WTO की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ITA 2 के एग्रीमेंट का पार्ट है और इंडिया तो उस पैक्ट का पार्ट ही नहीं है। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सी बात है, पहले अपना सरल भाषा में आपको बता देती हूँ। देखो 2 आए हुए हैं, देखो एक ITA 1 आया हुआ है दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असेसमेंट, एक 2 पार्ट आए हुए हैं, ITA 1 ये आया था, ITA 2। ठीक है, ये 1996 में आया था और ये आया था 2015 में। इंडिया ने क्या किया हुआ है, इसमें साइन किया हुआ है। ठीक है, 2015 में जब ये आया था इसके अंदर क्या हुआ था, 201 प्रोडक्ट्स और ऐड किए था कि इस प्रोडक्ट्स की अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इस पर कस्टम ड्यूटीज़ लगेंगी। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया था, इस वाले में तो साइन किया हुआ है, इस वाले में साइन किया नहीं हुआ, तो इसके अंदर जो 201 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो इंडिया के लिए कोई मैटर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इंडिया ने इसको साइन ही नहीं किया हुआ। तो अगर वो इस पर अपने इस कस्टम ड्यूटी लगा भी रहा है तो इंडिया बोल रहा है कि मैं तो उसका वायलेट ही नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो इसका पार्ट ही नहीं हूँ। ठीक है, तो यही किया है, यही पूरी न्यूज़ है। अब हम इसको पढ़ते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल हुआ है जो क्या करेगा, जो मोबाइल फ़ोन या कुछ ICT प्रोडक्ट्स पे जो इंडिया कस्टम ड्यूटी लगाती है उस पर क्या करेगा, मैटर को डील करेगा। इंडिया ने 10% कस्टम ड्यूटी कब करी थी, स्टार्ट करी थी मोबाइल फ़ोन और कुछ ICT प्रोडक्ट्स पे 2017 में स्टार्ट करी थी। फिर इंडिया ने इसको इंक्रीज़ करके 20% कर दिया था जिसमें बोला गया कि इंडिया को वायलेट कर रहा है WTO का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असेसमेंट जो इंडिया ने साइन किया था। अब इंडिया ने बोला कि जो ICT प्रोडक्ट्स हैं
जिनको पे वो कस्टम ड्यूटी लगा रहा है वो WTO इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट 2 का एग्रीमेंट का पार्ट है और इंडिया तो उस पैक्ट का पार्ट ही नहीं है। फिर ITA जो 1 था वो 1996 में क्या हुआ था, साइन हुआ था, जहाँ पार्टिसिपेंट्स को वर कमिटेड टू कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग तारीफ ऑन IT प्रोडक्ट्स कवर्ड बाय द एग्रीमेंट एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ IT 1। जो 1996 में जो ITA हुआ था उसमें क्या हुआ था कि आपको जो तारीफ है उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट करना था जो भी आप IT प्रोडक्ट्स पे क्या करते हो लगाते हो, ठीक है। फिर 2015 में 50 मेंबर्स ने क्या किया, IT एग्रीमेंट को फिर दोबारा साइन किया। इसमें ITA को क्या किया, एक्सपेंशन किया और इसमें हमने एडिशनल 201 प्रोडक्ट्स को क्या किया, ऐड किया। इसे हम क्या बोला गया, ITA 2। WTO मेंबर कंट्री कैन, कोई भी जो WTO की मेंबर कंट्री है वो डिस्प्यूट को फाइल कर सकती है अगर उसे लगता है कि जो दूसरी कंट्री है वो ट्रेड पॉलिसी को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है या कुछ ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है और उनकी वजह से क्या हो रही है, उनकी लोकल इंडस्ट्री पे क्या कर रहा है, इम्पैक्ट पड़ा। तो कंप्लेनेंट कैन रिक्वेस्ट WTO टू सेटअप अ डिस्प्यूट पैनल टू गेट अ सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन, ठीक है। तो अब कंप्लेनेंट ने जो WTO को रिक्वेस्ट किया कि हाँ आप डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल खोलो, तो उससे क्या आएगा ताकि वो अच्छे से अपना सोल्यूशन पा सके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, एरियल सीडिंग टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन अरावली। अभी क्या है, हरियाणा ने ये टेक्निक एम्प्लॉय करी है ताकि वो अपने जो फरीदाबाद का जो एरिया है वहाँ पे अपना ग्रीन कवर बढ़ा सके। अभी क्या है, आपको भी पता है कि लैंड डिग्रेडेशन कितनी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है अरावली हिल्स में वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में ड्यू टू द इशूज़ लाइक इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन की वजह से, इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से या अनकंट्रोल वे में हम ग्रेजिंग कर रहे हैं, ट्रीज़ को हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन की वजह से क्या आ रहा है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है। देखो अरावली माउंटेन मेनली 4 स्टेट से होकर गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। जो एरियल सीडिंग क्या होता है, देखो एरियल सीडिंग यही होता है कि आप ना सीड बॉल्स गिरते हो कहाँ से, प्लेन से, ठीक है। हेलीकॉप्टर से आप क्या करोगे, सीड बॉल्स बस नीचे गिर दोगे, ठीक है। तो एरियल सीडिंग में इज अ प्लांटेशन टेक्निक होती है वेयर इन द सीड बॉल्स आर स्प्रेड ऑन द प्री डिटरमिन लोकेशन। आप पहले लोकेशन को प्री डिटरमिन कर लेते हो कि हाँ इस लोकेशन पर मैं गिरूंगा, ठीक है, यूजिंग एरियल डिवाइसेस जैसे प्लेन्स, हेलीकॉप्टर या ड्रोन। इस पैलेट्स को स्प्राउट, जब वहाँ पे बारिश होती है तो क्या होता है, इसके अंदर से क्या हो जाता है, मतलब कि स्प्राउट, मतलब कि क्या है, ये पेड़ निकल जाता है। ये सीड गिरा तो ऐसे फिर धीरे धीरे जैसे ही बारिश होगी तो ये उगना शुरू हो जाएगा, स्प्राउट आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं इनिशियल ग्रोथ के लिए। सीड बॉल्स क्या होते हैं, ये सीड्स होते हैं कवर किसके अंदर, मिक्सचर ऑफ क्ले, कंपोस्ट, चार एंड अदर कंपोनेंट। आप ये देख सकते हो ये सीड बॉल ऐसे गिरते हैं, इसको किसके अंदर कवर होता है, देखो इसमें सोइल भी होता है, ये सीडलिंग होता है, ये लेफ्ट श्राउड होता है और साथ में ये जो कंटेनर ये जिसके अंदर डाल के गिरते हैं ना वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। तो इससे बायोडिग्रेडेबल आपको पता है ये इजीली क्या करता है, ये डिग्रेड हो जाता है और ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सीड बॉल क्या। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, देखो इससे क्या है, हम वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। जहाँ पे डिफ़िकल्ट है एरिया में प्लांटेशन डिफ़िकल्ट है वहाँ पे आप कर सकते हो, वेयर जहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लांटेशन नहीं कर सकते। ये कर सकता है, आपको प्लफिंग नहीं करनी पड़ेगी, होल्स नहीं डिग करने पड़ेंगे सोल में, तो इनको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। द क्ले शेल ऑल्सो प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बर्ड्स, एंट्स एंड अभी क्योंकि शेल है इसके अंदर तो इस वजह से जो बर्ड्स या आंट्स या रेट्स का जो भी है कि दिक्कत है कहीं यार ये बीज को खा ना जाए तो ख़राब ना करते, तो इससे भी कोई खतरा नहीं होगा। तो ठीक है गाइस, यही थी एरियल सीडिंग के बारे में। आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं अपनी। यंगस्टर शनिंग हायर एजुकेशन शोज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे। अभी NSO ने एक सर्वे किया, उसने देखा जो यंगस्टर्स है ना वो हायर एजुकेशन को कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। उसके कुछ रीजंस हैं जो इसने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने लेके आया। सर्वे ने शो किया है कि 2014 से 2018 के बीच में हायर एजुकेशन का बहुत डिटेरियोरेशन हुआ है, बहुत कहीं ना कहीं उस पर क्या हुआ है, डाउनग्रेड हुआ है। फाइंडिंग्स क्या है कि हायर एजुकेशन को रिलेटेड 2018 से 2019 के बीच में देखा गया है 37.4 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन का पार्ट है। इसके अंदर से 18.2 मिलियन है जो कि फीमेल्स हैं। ड्रॉप आउट रेट 2014 से 2018 के बीच में देखा गया 5% बच्चे क्या हैं ड्रॉप आउट हो रहे हैं ग्रेजुएशन पूरी करने से पहले। रीज़न क्या ड्रॉप आउट का, जो 12% जो गर्ल्स ड्रॉप आउट कर रहे हैं वो मेनली मैरिज की वजह से कर रहे हैं, जो अनदर 32% जो कर रहे हैं वो मेनली डोमेस्टिक एक्टिविटी से कर रहे हैं, और जो बॉयज़ मेनली ड्रॉप आउट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको अर्निंग करनी है, उनको इनकम करनी है। कुछ फाइनेंशियल लिमिटेशन भी है। 10 में से 9 बच्चे क्या हैं ग्रेजुएशन से पहले ड्रॉप आउट करते थे क्योंकि उनको लगता है यार मैं अपनी एजुकेशन की फ़ीस नहीं भर पाऊंगा, ठीक है, तो वो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं है, इस वजह से वो क्या करते हैं तो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो देखने को मिले ग्रेजुएट लेवल पे बहुत कम है, 26% है अगेंस्ट द नियरली 100% द प्राइमरी। अगर प्राइमरी लेवल पे 100 बच्चा पढ़ रहा है तो ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ 26 बच्चा एडमिशन ले रहा है, तो आप देख लो कितना ज़्यादा बुरा हाल है हायर एजुकेशन में। और क्या है, हायर एजुकेशन सेक्टर क्या इशूज़ फेस कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्वालिटी जो टीचिंग है वो बहुत बेकार है, गवर्नेंस वीक है, इनसफिशिएंट फंडिंग है, या फिर कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी नॉर्म्स है, ठीक है।
तो हमें एक ज़रूरत थी कि हम अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एजुकेशन पे ज़्यादा एनहेंस करें। तो इसलिए हमने न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी लेके आए, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी जो एजुकेशनल स्पेंडिंग है जो गवर्नमेंट है वो बढ़ाएगी। ये हमने कल पढ़ा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 6% ऑफ जीडीपी क्या करेगी, खर्च करेगी। इंडिया जो करंटली स्पेंड करता है एजुकेशन पे वो 3.8% ऑफ जीडीपी खर्च करता है, जबकि जो ग्लोबली में एवरेज 4.5% जीडीपी खर्च किया जाता है एज़ पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो गाइस अब यहाँ पे आप कुछ देख भी सकते हो, ये चार्ट है बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। इसमें बताया है कि देखो किस तरह ये 2007-8 का डाटा है, ये 2014 का है और ये 2017 से 18 है। तो आप देख सकते हो प्राइमरी में कितना ड्रॉप आउट का रेट है, अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल है, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन या अबव में कितना कितना ड्रॉप आउट रेट है। तो आप ये खुद देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ आपने देखा जो यूजुअल एज ग्रुप है 5 to 29, बट फॉर 2017-18 द एज ग्रुप कंसिडर्ड है 335। गर्ल्स क्यों एजुकेशन छोड़ते हैं, वो मेनली मैरिज की वजह से या डोमेस्टिक ड्यूटीज़ की वजह से करती हैं, या फिर क्या रीजंस हैं वो एजुकेशन बाद में क्यों नहीं करना चाहती, क्या तो वो एजुकेशन में खुद ही नहीं इंटरेस्टेड है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, या डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में वो एंगेज हो जाती हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं मैरिज की वजह से, या स्टडीज़ के साथ वो कॉप अप नहीं कर सकते, या बहुत अदर रीजंस है। ये इसमें बता रखा है कि कितना कितना परसेंटेज है, क्या क्या रीजंस था, ठीक है। तो चलिए अब छोटी छोटी न्यूज़ अपना कुछ पढ़ लेते हैं। कैन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर, अभी जो कैन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर है इसने बोला है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर बैम्बू सेंटर क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। इसका एम यही है कि हम क्या करेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो अनटैप्ड बैम्बू सेक्टर है हम उन्हें क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। ये क्या है, जो केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर, ये फील्ड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है और ये किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रोग्राम का भी पार्ट है। जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये किसका एफर्ट है, इंडिया और यूएनडीपी का इकट्ठा एफर्ट है, ठीक है, और इसी की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। जो सीबीटीसी है दैट इज़ द केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी किसके अंडर है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंडर। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल किसके अंडर, मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो गाइस ये मुझे लास्ट वाली लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। यूनिसेफ रिपोर्ट ऑन लीड पॉइजनिंग, अब यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट करी है कि लेड पॉइजनिंग पे, तो इसकी हाईलाइट ये कि वर्ल्ड्स में से जो 1/3 बच्चे हैं वो उसमें मतलब कि नियर अबाउट 800 मिलियन बच्चे हैं वो लेड पॉइजनिंग से इफेक्ट है। इंडिया में 275 मिलियन बच्चे हैं जो क्या है लेड पॉइजनिंग से क्या है इन्फेक्ट है। अभी क्यों इतना लेड पॉइजनिंग से क्यों इफेक्ट है, देखा गया जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनका या तो अच्छे से रिसाइकल नहीं हो रहा है या फिर वो इनफॉर्मल मैनर में क्या हो रहा है उनको रिसाइकल हो रहा है, जिस वजह से क्या है लेड पॉइजनिंग ज़्यादा बढ़ रही है। अब लेड पॉइजनिंग क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इससे क्या है लाइफ लॉन्ग आप न्यूरोलॉजिकल आप मतलब कि आपके न्यूरोलॉजिकल लेवल को डैमेज कर सकती है, कॉग्निटिव या फिजिकल इम्पेयरमेंट कर सकती है, मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, या कुछ आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम आ सकती है और क्राइम और वायलेंस की तरफ आप इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स बताए हैं लीड पॉइजनिंग है। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का मतलब क्या है, जो इकोसिस्टम हमारा डिग्रेड हो चुका है, डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, अभी हमने क्या करना है उस इकोसिस्टम को क्या करना है रिकवर करना है। तो उसी की प्रोसेस को क्या बोलते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ताकि हम अपने इकोसिस्टम को क्या कर सकें जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। ये हम कैसे करेंगे, हम एक साइंटिफिक प्रोसेस बनाएंगे, किस तरह से हमें कौन कौन से मॉडल्स हम यूज़ करेंगे अपने इकोसिस्टम को रिकवर करने के लिए। ये होलिस्टिक अप्रोच होगी, हर एक एलिमेंट पे हम फोकस करेंगे इकोसिस्टम के, जैसे सोइल पे, हाइड्रोलोजा पे, फ्लोरा फोना, हर एक एलिमेंट के पे हम क्या करेंगे फोकस करेंगे। इंडिया का आपको पता ही इंडिया का 2030 तक टारगेट है कि 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है हम उसे क्या कर सकें रिस्टोर कर सकें। देखो वर्मीन क्या होता है, वर्मीन वो वाइल्ड एनिमल होता है जो आपकी क्रॉप को क्या कर देता है डैमेज कर देता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अकेंचुएटेड क्या होता है फोकस कर रहा है, अटेंशन दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमें अर्जेंट नीड है कि हम कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सकें कि ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को हम मार सकें, क्योंकि ये जो है ना हमारी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। तो ताकि हम अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकें तो हमें कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा इन वाइल्ड एनिमल्स को मारने का। वर्मिन्स क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं दैट आर बिलीव टू बी हार्मफुल टू क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, या फिर जो कुछ डिजीजेस क्या होते हैं इनकी वजह से जूनोटिक डिजीजेस हो जाते हैं जैसे रोड एंड रिसस मोंकी एक्सेट्रा। जो वर्मिन्स होते हैं ये किसके अंदर शेड्यूल 5 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 1972 के अंडर है। इन्हें हम कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देते, अंडर लॉ कोई प्रोटेक्शन नहीं देते। स्टेट क्या कर सकती हैं, कैन सेंड अ लिस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल टू सेंटर रिक्वेस्टिंग इट टू डिक्लेयर दैट वर्मिन। जो भी स्टेट को लगता है कि हाँ यार ये एनिमल वर्मिन है तो स्टेट क्या कर सकती है उन वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट क्या है सेंटर को पहुंचा सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी, देखो हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे आपको बचपन में क्या करते हैं वैक्सीनेशन देते हैं, वैक्सीनेशन इसलिए देते हैं ताकि आप पर्टिकुलर बीमारी को ना पकड़ पाओ, ठीक है, और अगर पकड़ोगे तो आप इजीली उसको क्या कर सकते लड़ सकते हो, ठीक है। तो सेंटर ने अभी यही बोला है कि
जो हमारी इंडिया पॉपुलेशन का बहुत बड़ा साइज़ है, तो हर्ड इम्यूनिटी एक ऑप्शन नहीं हो सकता फॉर फाइटिंग कोविड-19। पढ़ लेते हैं। सेंटर सेट दैट द गिवन द साइज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन हर्ड इम्यूनिट कैन नॉट बी अ स्ट्रेटेजिक चॉइस और ऑप्शन फॉर फाइटिंग कोविड-19। ठीक है, हर्ड इम्यूनिट क्या होता है मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। व्हेन अ हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोटेक्टेड थ्रू वैक्सीनेशन अगेंस्ट अ वायरस और बैक्टीरिया, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अ डिजीज टू स्प्रेड बिकॉज देयर आर सो फ्यू सस्पेक्टिकल पीपल लेफ्ट टू इन्फेक्ट। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको बता दिया ये क्या है। गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव बिल। देखो ये जो बिल है ना, ये अभी रिसेंटली पास हुए कहाँ के, यूएस के हाउस पैनल में। इसमें क्या होएगा, हम एक एक्सचेंज प्रोग्राम सेटअप करेंगे बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ताकि हम क्या कर सकें, जो वर्क और लेजेसीज हैं किसके, महात्मा गांधी जी के, और जो सिविल राइट लीडर थे मार्टिन लूथर किंग के, उनके वर्क और उनके लेजेसीज को क्या कर सके, पढ़ सकें। इससे क्या होएगा, ये एस्टेब्लिश करेंगे गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी, जिसमें क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इनिशिएटिव हम कुछ लेंगे जो किस पे बेस्ड है, मेनली प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस पे। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल गया ये बिल कहाँ है, यूएस पैनल में हुआ है, वहाँ पे पास हो गया है। इसके अंदर हम क्या एस्टेब्लिश करेंगे, गांधी की ग्लोबल एकेडमी करेंगे, जिसमें हम नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पे क्या करेंगे, किस तरह हम नॉन वायलेंस प्रिंसिपल यूज़ करके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। एंटी ट्रस्ट स्टाइल क्या है, देखो ये आपने अभी न्यूज़ में भी देखा होगा। रिसेंटली क्या यूएस कांग्रेस ने क्या किया, एक एंटी ट्रस्ट पैनल बैठाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, 4 जो बड़ी टेक्नोलॉजी हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, इन 4 बड़ी कंपनी से क्या क्वेश्चंस किए। इन्होंने ये क्वेश्चंस क्यों किए हैं, ताकि इन बड़ी कंपनीज़ की वजह से जो छोटी कंपनीज जो क्या ऑपरेशन ना झेल पाएँ। ठीक है, स्टिफलिंग द कॉम्पिटिशन। ठीक है, इट हैज़ सोट टू नो दैट इफ़ दे हैड बिकम टू बिग टू फेल एंड इफ़ दे वर स्टिफलिंग द कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर स्मॉलर कंपनीज। ठीक है, कुछ और स्मॉलर कंपनीज को ऑपरेस ना करें। एंटी ट्रस्ट लॉज क्या होते हैं, कॉम्पिटिशन लॉज होते हैं, जो यूएस गवर्नमेंट ने द्वारा डेवलप किए गए हैं, ताकि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम प्रीडेटरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। प्रीडेटरी बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कोई कंपनी जब क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेट्स में छूट दे देती है, ताकि वो अपना मार्केट में क्या कर सके, जगह बना सके, और जो और सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें क्या कर देती है, हटा देती है। जैसे जियो देख लो। ठीक है, प्राइस प्रीडेटरी सबसे पहले जियो ने करी है। जियो ने क्या किया, नेट को सबसे पहले फ्री में दे दिया, जिस वजह से जो उसके जो कंपटीटर्स है वो धीरे धीरे हट गए, और फिर धीरे धीरे क्या किया, अपने लॉस को कंपेंसेट करने के लिए उसने पैसों को बढ़ा दिया कि हाँ यार अब 300 रुपये का पैक है, फिर उसको 400 रुपये का कर दिया, फिर 500 रुपये का कर दिया। तो ठीक है, तो यही होता है प्रीडेटरी बिजनेस प्रैक्टिस। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करा है, एंड ये एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, कुछ कॉम्पिटिशन लॉज हैं जो यूएस गवर्नमेंट की तरह डेवलप किए गए हैं, ताकि वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम प्रीडेटरी बिजनेस प्रैक्टिस। तो गाइज यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स खत्म हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।